हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास हमारा जो है लॉ का पेपर चल रहा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे बढ़ाएंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि भैया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। क्या उसकी रेमेडीज हैं भाई साहब? जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, तो उसके अगेंस्ट क्या क्या रेमेडीज हम ले सकते हैं, उसकी चर्चा आज डिटेल में करने वाले हैं, है ना जी। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर कर रहे हैं कितना? 4। और हम लोग आगे देखेंगे क्या? लॉ की पढ़ाई। चलिए चलते हैं कहाँ? क्लास में। आइए देखिएगा, सबसे पहले क्या तो भैया ये वाला बात है कि भैया जिससे आप पढ़ रहे हैं वो क्वालिफाई है नहीं। बिल्कुल, मैंने एग्जाम को 5 बार क्वालिफाई किया, एक बार JRF और 4 बार नेट रहा है। एमकॉम PhD परसुइंग रांची यूनिवर्सिटी से, प्लस अपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो ख्वाब है वो मैं जो है 1-1.5 साल मैंने पढ़ा लिया है उषा मार्ट यूनिवर्सिटी में। और चूंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, क्योंकि भाई साहब PhD कर रहा हूँ परसुइंग, तो भैया प्रोफेसर पूरा ये नहीं बन सकता। तो मैं इसमें क्या था सर, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर, तो 1 साल मैं यहाँ पढ़ा चुका हूँ। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारा नोट्स मैं वहां डाल देता हूं। नहीं जी, तो सर 4 दिन से जो नोट्स नहीं मिला है तो अरे डाल दूंगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बार सारा का सारा नोट्स डाल दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसके साथ साथ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर भी हमको क्या कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए उसके बाद अब आपको बता दें कि भैया आप ऑलरेडी क्या क्लासेस में क्या होता है ना, यूट्यूब पे खोजने में बड़ा दिक्कत होता है। तो मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट बना हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स दोनों का, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑलरेडी इतने सारे लेक्चर्स जो हैं अवेलेबल हैं, आप जाके इसको देख सकते हैं। अपना आपका जो एग्जाम है जून के लिए, उसकी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। हर कुछ ऐप में मिलना ही जरूरी नहीं है भैया, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है सारा लेक्चर, जैसे टीचिंग का 37, रिसर्च का 18, कम्युनिकेशन 21, ICT 16, मैथमेटिकल 19, हायर एजुकेशन 23, DI का 16, ऐसे लेक्चर्स अवेलेबल है और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए उसी तरह से पेपर 2 के भी इतने सारे लेक्चर्स, स्टैटिस्टिक्स, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, HRM, सारे के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप देखिएगा। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है सर? वादा तोड़ना है। वादा न तोड़, ऐसा वाला कहानी है ना, वो वाला। तो वादा कैसे तोड़ते हैं भैया? किस किस तरीके से वादा तोड़ा जा सकता है? 2 तरीके से वादा को तोड़ सकते हैं, जो प्रॉमिस है वो अपना ब्रीच कर सकते हैं। एक को कहता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच। और दूसरा बोला जाता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर एंटीसिपेटरी का क्या मतलब हुआ? जैसे अगर मैं कहूं कि जिस दिन परफॉर्मेंस होने वाला है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा होने वाला है, उसी दिन या उससे पहले दिन, नहीं सॉरी, उससे पहले अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ देता है, आपका प्रॉमिस तोड़ देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी। टाइम से पहले अगर कोई तोड़ दिया तो प्रॉमिस, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच। और अगर उसी दिन जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है या कॉन्ट्रैक्ट की बात होने वाली है, उस दिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है या प्रॉमिस अपना तोड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल ब्रीच। ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं आपको पहले नोट से बताता हूं, फिर आपको बात करेंगे इससे। क्या कह रहा है देखिएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वादा तोड़ना। क्या कह रहा है भाई? वादा तोड़ना। एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब क्या हुआ कि परफॉर्मेंस टाइम से पहले अगर कोई पार्टी अपना प्रॉमिस तोड़ रहा है, दैट इज क्या? एंटीसिपेटरी ब्रीच। ध्यान समझिएगा, जो टाइम परफॉर्म करने वाला था उस टाइम से पहले ही अगर कोई पार्टी अपना परफॉर्मेंस प्रॉमिस तोड़ दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच। और एक्चुअल ब्रीच क्या होगा कि भैया परफॉर्मेंस टाइम के दिन ही अगर अपना प्रॉमिस कोई तोड़ रहा है, तो भाई साहब उसको बोलेंगे क्या? एक्चुअल ब्रीच। क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए A और B है, ठीक है जी सर। A ने, मैं टीचर, मैं मान लो मैं A हूं, मेरा नाम अमित है, तो मैं हूं ए। मैं प्रॉमिस क्या करता हूं आपसे कि भैया मैं ना, आप अगर मुझसे कोर्स लोगे 2000 रुपए में, तो मैं 6 महीने तक आपको क्या करूंगा? ये दूंगा, सर्विसेज दूंगा। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं 6 महीने नहीं, 5 ही महीने में आपको ये चैनल से हटा दे रहा हूं, ठीक है, आपका ब्लॉक कर दे रहा हूं आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। क्या कह दिया? पहले जितना था उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है A agrees to employ B from 1st March and 25th February he writes to B that he need not join the service। बताओ, he need not join the service।
बोल रहा है 1 मार्च तक को ए ने बी को एम्प्लॉय रखा था एम्प्लॉयमेंट के तौर पर, कब तक, फ्रॉम 1 मार्च से, और 1 मार्च से वो रखने वाला था और 25 तारीख को वो लिख के भेज देता है कि भैया तुम ज्वाइन नहीं कर सकते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। मान लो हम ही किसी को नौकरी पर रखेंगे और वो 31 तारीख तक बोलेंगे भैया 31 तारीख से तुम ज्वाइन कर लो आके, ठीक है, और हम 25 तारीख को मैसेज कर दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा ज्वाइनिंग नहीं हो सकता, आ गया, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, कब, टाइम से बिफोर, उसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं, याद देखिएगा जी। चलिए अब लॉ का लैंग्वेज समझे, आइए, it is an important concept under the law of contractual relationship when the promisor refuse altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time of the performance has arrived, it is called anticipatory breach। कब, देखो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, when the promisor refuse, promisor क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है अपना प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, कब, एंड और सिग्निफाई बता देता है, दर्शा देता है क्या, कि अपनी अनविलिंगनेस, मतलब अपनी अनिच्छा जाहिर करता है, कब, बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के टाइम से पहले जब हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं, सो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। उसी तरह से एक्चुअल ब्रीच में आइए, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है कि भैया जब आपको मतलब एक्चुअल हम मेरा परफॉर्मेंस सुना था उसी टाइम में खोल दिए। अब एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 2 कैटेगरी में रखा गया, आइए देखते हैं, ये देखिए एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 2 कैटेगरी में रखा गया, एक परफॉर्मेंस के दौरान और एक उस टाइम तक जब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस बाकी है, मतलब उस टाइम तक जब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस बाकी है, जब एक पार्टी अपनी ड्यूटी करने से मना कर देता है या फेल हो जाता है तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस के दौरान वो क्या किया, सो भैया एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। और दूसरा में जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने का होता है और कोई एक पार्टी मना कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि उसको बोलते हैं उस टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस बाकी है भी, है ना। ये देखिए आइए, कह रहा है एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, जब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस क्या है, ड्यू है। फॉर एग्जांपल कह रहा है ए एग्री डिलीवर 100 बैग्स ऑफ शुगर टू बी ऑन 14th Feb 2012, on this on the said day he failed to supply 100 bags of sugar to B, this is actual breach of contract। बात एकदम सिंपल सा बात था, बोला ए एग्री की, बोला एक दुकानदार था जी, वो क्या किस चीज के लिए एग्री हुआ, बोला 100 बैग हम दे देंगे, 100 बैग चीनी दे देंगे, किसको, बी को, कब, 14 फरवरी 2024 लिख लो, इसको 22 को थोड़ा 24 कर लो, डेट थोड़ा बहुत पुराना हो गया है तो 2024 कर लो, ठीक है, 14 फरवरी को देंगे। अब वो क्या कह रहा है, उस दिन क्या किया, वो नहीं दे पाया चीनी किसी भी वजह से, चाहे उसका सामान नहीं आया हो या किसी भी वजह से वो फेल कर गया, उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो एक तो ये एक्चुअल ब्रीच का एग्जांपल है। दूसरा कह रहा है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोल रहा है कि जब वो परफॉर्मेंस कर रहा है उस वक्त में अगर वो नहीं डिलीवर कर पाया, तो जैसे मान लो कि हम और आप कांटेक्ट कर रहे थे, या फिर मान लो एक दुकानदार के पास गए, उससे मांगा कि भैया 100 बोरा हमको चावल चाहिए, दे दो, ठीक है, 100 बोरा चावल, बोला ठीक है देते हैं। जैसे गोदाम गया, देखा अरे मेरे पास 85 बोरा बचा हुआ है, क्या करेगा, वो बोलेगा भैया 50 बोरा है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, है ना, ये बात ध्यान रखो। तो जब परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब परफॉर्म कर रहा था उस समय भी, और जब दूसरा जब परफॉर्मेंस का ड्यू था तब भी, ये 2 तरीके से आपका एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच हो जाता है। तो इसको हम सम अप करें, छोटा करें जी सर। पहला क्या, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी टाइम से पहले, परफॉर्मेंस टाइम से पहले अगर ब्रीच कर रहे हैं एंटीसिपेटरी, और परफॉर्मेंस टाइम के दौरान कर रहे हैं तो क्या सर, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आया जी। अब रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच क्या है, रेमेडीज मतलब सर आप इसको बोल सकते हैं कि उसके उपचार, क्या बोल सकते हैं उसको, उपचार। तो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो भैया क्या हम उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, क्या उसका उपचार है, क्या उसको हमको रेमेडीज मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, आइए पहले मैं नोट्स पे चलता हूं। कह रहा वादा तोड़ने का पर भरपाई क्या मिलेगा, तो सबसे पहला है रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या है, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले आइए इसको ध्यान से समझते हैं, फिर आपको आगे डिटेल में समझाएंगे। कह रहा व्हेन एनी पर्सन ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, ही इज लाइबल टू गिव डैमेजेस। क्या है वो लाइबल, किसके लिए, कि वो डैमेज आपको पे करे टू अदर पार्टी ऑन द डेट ऑफ ब्रीच। जिस दिन डेट ऑफ ब्रीच हुआ, मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट वो तोड़ा, उस दिन आपको वो डैमेज देने का अधिकारी भी बन जाता है। डैमेजेस विल बी डिफरेंस, द डिफरेंस विल बी मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो डैमेजेस जो होगा वो क्या होगा, देखो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब मान लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसने 5 रुपए में करा था कि 5 रुपए के हिसाब से
100 बोरी का क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, लेकिन अगर मान लो जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया उसका रेट 7 रुपया होगा, तो भैया 2 रुपया तो जिसको लेने वाला था उसका लॉस हो गया है ना, तो वो 2 रुपया क्या हो जाएगा, वो डैमेजेस हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं समझा दूं। जी सर, मैंने बोला जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उस समय 5 रुपए में किया, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा था उसका रेट 7 रुपया हो गया, तो भैया बोलेगा ना, बायर बोलेगा ना कि भाई हम 2 रुपया क्यों एक्स्ट्रा भरेंगे, हमको 2 रुपया जो एडिशनल प्राइस है वो दे दो वापस में। तो इसको बोलते हैं क्या, डैमेजेस। तो पहला, एक तो डैमेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहला क्या है, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा देयर आर सम रेमेडीज ब्रीच व्हिच आर मेंशन बिलो, बोल रहा है कुछ रेमेडीज हैं जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें इसका हम यूज करेंगे। पहला क्या है, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन मतलब होता है कैंसलेशन। रिसेशन मतलब कैंसलेशन, मतलब सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम बोले किसी को भाई साहब तुम ना मेरे घर में ना 50 बोरा चावल भेज देना, ठीक है, अगर वो चावल भेज, बोला ठीक है हम भेज देंगे, आप पैसा दे दीजिएगा, बिल्कुल सही बात है जी। अब वो क्या कि वो चावल मेरे यहां भेजा ही नहीं, तो हम क्या पैसा उसको देंगे, नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कि मेरे यहां अगर कोई चावल मंगवाए थे वो दिया ही नहीं, तो हम पैसा काहे के लिए देंगे। वही यहां पे कह रहा है, ए प्रॉमिस टू बी डिलीवर 50 बैग्स ऑफ सीमेंट इन अ सर्टेन डे, बोला कि एक किसी एक सर्टेन दिन, मतलब मान लो किसी एक डेट को 50 बोरा सीमेंट की जरूरत पड़ी, तो ए बोला हम डिलीवर करवा देंगे। बी एग्री हो गया, बी एग्री टू पे द अमाउंट ऑन द रिसीट ऑफ द गुड्स, बी बोला ठीक है तुम सीमेंट भेज दोगे, हम तुमको क्या करेंगे, पैसा दे देंगे, ठीक बात। कह रहा है ए फेल्ड टू डिलीवर द सीमेंट ऑन द अपॉइंटमेंट डे, बोल रहा है कि ए क्या हो गया, फेल कर गया, है ना, जिस दिन हमको सीमेंट भेजना था हम नहीं दे पाए, है ना। बी क्या करेगा, बी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हिज लायबिलिटी टू पे द प्राइस, बी खुद ब खुद पैसा, भाई साहब तुम हमको सामान ही नहीं दोगे, हम पैसा काहे के लिए देंगे, फालतू पड़े हुए क्या, नहीं। चलो, तो ये हो गया आपका रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है सूट अपॉन ए क्वांटम मेरिट, ये सबसे बड़ा और अच्छा चीज है, सबसे बेस्ट चीज है, इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। सूट अपॉन ए क्वांटम मेरिट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एज मच एज इज अर्नड। मतलब क्या हुआ भैया, सीधा सीधी बात समझिएगा, पहले मैं इसको समझाता हूं फिर आपको बात करूंगा। मान लीजिए, ठीक है, आपके यहाँ दिहाड़ी मजदूर आता है, सर बिल्कुल आता है दिहाड़ी मजदूर वाला, तो आप उसके साथ उसको ठेका दे देते हैं, देते हैं जी सर बिल्कुल देते हैं। अब मान लीजिए कि वो ठेके पर ले लिया, 20 दिन का आपका काम है ना जी, 20 दिन का काम था, बेचारा 8 दिन तक तो वो काम जबरदस्त तरीके से किया, 9वां दिन वो हो गया बीमार, 10वां दिन बीमार, 11वां दिन में, तो आप तो काम रोकोगे नहीं, उसके 2-3 दिन तो चलो ठीक है, लेकिन इतना दिन तो काम नहीं रोकोगे। तो अब आप क्या कहोगे कि भैया 8 दिन जो काम किया वो गया, वो उसका पैसा नहीं दोगे, नहीं। सूट अपॉन ए क्वांटम मेरिट कहता है एज मच एज इज अर्न, जितना वो काम किया है आपको उतना पैसा उसको देना पड़ेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सूट अपॉन ए क्वांटम मेरिट। अब ये 3 तरीके का हो सकता है, क्या क्या आगे पढ़ेंगे, तो पहले हम इसको इसका देख लें। आइए, ये देखिए क्या कह रहा है, द फ्रेज क्वांटम मेरिट इज लिटरली मींस as much as is earned or according to the quantity of the work done, जितना काम हुआ उतना पैसा उसको दे देना चाहिए, ये बात ध्यान है। कह रहा when a person has begun the work before he could complete it, बोल रहा भाई साहब जब कोई काम शुरू किया और उसके कंप्लीट करने से पहले the other party terminates the contract, अगर अगला पार्टी टर्मिनेट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट और does something which make it impossible, और कुछ या फिर कुछ ऐसा करता है जिससे कॉन्ट्रैक्ट को आगे ले जाना इम्पॉसिबल हो पा रहा है, for the other party to complete the contract he can claim for the work done under the contract, तो वो क्या कर सकता है, वो उतना अमाउंट जरूर ले सकता है जितना में वो लीगल काम किया। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा आगे, इसका देखिएगा डिटेल में बता हुआ है। कह रहा है he may also recover the value of the work done where the further performance of the contract becomes impossible, बोल रहा है वो भी पैसा को वापस ले सकता है, ऐसा पैसा जिसका काम वो सही में किया है लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट कर पाना मुश्किल हो जा रहा है। आप सोचो ना यार कि बच्चे वो 8 दिन तक वो काम कर लिया, 12 दिन के लिए वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बीमार हो गया, तो क्या आप तुम उसको पैसा नहीं दोगे 8 दिन का, नहीं, तुमको पैसा देना पड़ेगा उस दिहाड़ी मजदूर को 8 दिन के लिए, नहीं जी सर। तो कह रहा था क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी हु इज नॉट एट डिफॉल्ट, however in certain cases the party default may be also sue for the work done if the contract is divisible, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो उसके लिए भी वो क्लेम कर सकता है। आप देखो 3 तरीके की बात होती है किसमें, क्वांटम मेरिट में 3 पॉइंट रखा गया, क्या क्या बातें कही गई है ये ध्यान दीजिएगा। पहला बोला गया वेयर एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जहां पे एग्रीमेंट मान लिया गया कि भाई वॉइड हो जाएगा। जैसे फॉर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपने डिलीवरी वाला काम देखा होगा, जी सर बिल्कुल देखा है। अब मान लो आपको काम मिला क्या कि 3 महीने का आपने कॉन्ट्रैक्ट मिला कि भाई आपको डिलीवरी करनी है, ठीक है, डिलीवरी करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया।
1 महीना आपने डिलीवरी करा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा था और सब डिलीवरी अच्छे से कर रहे थे। लेकिन 1 महीने बाद आपको जब डिलीवरी मिली तो उसमें ड्रग्स थे। अब बताओ आप क्या करोगे? आप ड्रग्स की डिलीवरी करोगे? नहीं। तो आप क्या करोगे? आप वहां से हट जाओगे और ये क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा, और या फिर इसको क्या वॉइड हो जाएगा, शुरू से वॉइड हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? वॉइड ऑफ एन इशू। हाँ, तो जब नॉर्मल डिलीवरी कर रहे थे उतना दिन का पैसा आपका लेने का राइट है, उसके बाद आप क्या करो? बात काम को खत्म कर दो। तो वही यहां कह रहा है, वेयर द वर्क हैज बीन डन एंड एक्सेप्टेड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम को हुआ है और एक्सेप्ट किया गया है, विच इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जो आगे आप काम करने जा रहे हो वो वॉइड है। In such a case, the person who has performed the part of the contract is entitled to recover the amount for the work done, and the party who receives the accept the benefits under such contract must make compensation to the other party। तो वो सिंपल ये कह रहा है कि भैया ठीक है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा था उतना तक का तुम उसको पैसा दे दो, बाकी का तुम जो काम कर रहे हो जो वॉइड हो गया इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से या किसी की इम्पॉसिबिलिटी कोई भी वजह से हो सकता है। जैसे वो लेबर वाला भी मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें मैंने क्या बोला कि अगर लेबर बीमार भी हो गया तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, नहीं कर पा रहा है, उसको उतना दिन का पैसा तुमको देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, पहला ऑप्शन क्या हो गया? पहला ऑप्शन हो गया कि अगर आगे का एग्रीमेंट डिस्कवर वॉइड पाया गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितना जब तक वो काम किया तब तक उसको पैसा देना पड़ेगा। दूसरा, वेयर समथिंग इज डन, जहां कुछ हुआ है और डिलीवर विदाउट इंटेंशन टू डू ग्रेचुअसली, है ना, बोल रहा है जहां कुछ भी थोड़ा बहुत काम हुआ है या किसी ने सर्विसेज लिया है तो उसको किसी भी हाल में उस सर्विसेज का पैसा देना पड़ेगा, चाहे इंटेंशन कुछ भी हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब ध्यान से समझना, अभी मेरे घर में ना एक माली आया, मान लो एग्जांपल, मेरे घर में एक माली आया और माली वाले को क्या पैसा का पर्पस था, माली वो जो है ना काटते रहता है ना, पेड़ वेड़ छटैया वटैया करते रहता है, वो आया, उसने बोला कि भाई साहब हम पेड़ वेड़ का छटैया वटैया कर देंगे, सब कुछ ठीक है, ठीक है, पैसा वैसा मत नहीं बोला कि पैसा वगैरह के लिए करेंगे, या फिर मैंने बोला ठीक है कर लो, है ना। फिर जब उसने उतना सर्विसेज दिया और तुमको पता था कि वो सर्विसेज की बात की गई है, तो तुमको क्या लगेगा? भाई फ्री में तो नहीं करेगा, ये बात तो कॉमन है, ये तो क्या है जग जाहिर है कि फ्री में कोई काम नहीं, उसका इंटेंशन क्या होगा? पैसा लेना होगा। तो अगर तुमने वो सर्विसेज लिया, अगर मैंने उस माली से सर्विसेज लिया तो मुझे उसके बदले में पैसे उसको देने पड़ेंगे। वही कह रहा है कि अगर वेयर समथिंग इज डन, अगर कुछ हुआ है या डिलीवर किया गया है या सर्विस लिया गया विदाउट इंटेंशन टू डू ग्रेजुअसली, तो भैया फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। तीसरा कह रहा है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल का कहने का क्या मतलब है? देखो, बोला भाई साहब ऐसा है, ए ने बी से कहा कि 100 बोरा तुम क्या करो, हमको कॉटन भेज दो। क्या बोलो? 100 बोरा कॉटन भेज दो। ए ने क्या किया? 50 बोरा भेजा, बोला 50 और 50 बोरा बोला बाद में भेज देंगे। तो भैया ए जो 50 बोरा भेजा, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में जाना था 50-50 बोरा करके, तो पहला 50 बोरा पर भेजा, ठीक है, और उसको पैसा मिल गया। दूसरा 50 बोरा वो भेजा ही नहीं, तो क्या दूसरा बोरा का पैसा मिलेगा? नहीं, दूसरा बोरा का कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो जितना वो कॉन्ट्रैक्ट भेजा उतना का पैसा मिल गया, जितना नहीं भेजा उसका पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए बोला वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, मतलब 2 लॉट में किया गया है, तो 1 लॉट का आपको सामान आ गया, गुड्स आ गया, तो हम उसका पैसा भेज देंगे, नहीं आया नहीं भेजेंगे, सिंपल है, कोई कहानी है नहीं सर। 3 चीजें थी इसमें, किसमें? सूट अपॉन अ क्वांटम मेरिट में, एज मच और एज इज अर्न्ड में। पहला कि भैया जहां तक का एग्रीमेंट ठीक था वहां तक ठीक था, लेकिन जब एग्रीमेंट वाइड हो जाए तो आपको जहां तक का एग्रीमेंट ठीक था वहां तक का पैसा आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा। एग्जांपल लिया मैंने वही दिहाड़ी वाला कि भैया 20 दिन का काम था, 8 दिन काम किया, 12 दिन उसको बीमार रह गया या किसी अदर वजह से नहीं रहा, तो उसको 8 दिन का पैसा देना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने डिलीवरी वाला कि पहले हम 1 महीने तक नॉर्मल डिलीवरी की, उसके बाद में हमको किसी और चीज का डिलीवरी बोला जो वॉइड था शुरू से, मतलब गलत चीज का डिलीवरी, तो फिर क्या हो जाएगा? आपको 1 महीने का पैसा देना पड़ेगा। दूसरा मैंने बोला जब कुछ काम किया गया हो और ये कुछ सर्विसेज ली गई हो बिना उस इंटेंशन के, है ना, कि भैया मान लो वो सोचा भी नहीं हो, पैसा वैसा बात भी नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आपने सर्विसेज लिया है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। वो माली वाला एग्जांपल याद है? माली वाला मैंने क्या बोला कि वो मेरे यहाँ आया, बोला कि भाई मैं आपकी इसकी सफाई कर दूंगा, मैंने बोला कर दो, ठीक है। अब जैसे ही वो साफ करने कंप्लीट कर लिया, उसने वो खड़ा हो गया मेरे सामने, मैंने बोला आप क्या, मतलब तो उसने मतलब मालिक पैसा,
मतलब तुमने पैसा तो बोला ही नहीं, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि तुमने पैसा बोला नहीं, फिर उसको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि तुमने सर्विसेज लिया। तीसरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, दो भाग में कॉन्ट्रैक्ट बटा है, एक भाग का कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया हम पैसा दिए, दूसरा भाग का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया पैसा नहीं दिए। चलिए अब है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप सूट कर सकते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा वेयर डैमेजेस आर नॉट एन एडुक्वेट रेमेडी, जहां डैमेजेस एडुकेट रेमेडी नहीं है, मतलब डैमेजेस नहीं दिया जा सकता है, कुछ बड़ा वैसा हो जाए। इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में द कोर्ट में इट्स डिस्क्रेशन ऑन अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट ऑफ हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बोला भैया जहां कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया, जहां डैमेजेस को क्लेम करना पॉसिबल नहीं है, जहां डैमेजेस देना पॉसिबल नहीं है, वहां कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि भैया तुमको क्या रेमेडीज का मिलना चाहिए उसके हिसाब से। उसके बाद है सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन कहने का मतलब है कि भैया आप कॉन्ट्रैक्ट किए हो किसी के साथ किसी एक सर्टेन पीरियड के लिए, तो उस पीरियड तक में कोई और कॉन्ट्रैक्ट आप किसी और के साथ उसी चीज के लिए नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, मान लो मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो कि एक फिल्म स्टार है ना, किसी डायरेक्टर से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1 साल तक हम आपकी फिल्म में डायरेक्ट करेंगे और उस किसी और जगह पे नहीं जाएंगे। अब उसके साथ में बीच में उसको एक और फिल्म मिल गया, वो उसके साथ चला गया, तो फिर क्या होगा, इसको बोलते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। वहां पे कोर्ट उसको मना करेगा कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने किसी एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो पहले आपको उसके साथ निभाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। ये बात समझ में आ गई जी सर। चलिए अब है सूट फॉर डैमेजेस। क्या है? सूट फॉर डैमेजेस। उसके लिए 1 मिनट मुझे पानी थोड़ा पी लेने दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट है सूट फॉर डैमेजेस। तो भैया सूट फॉर डैमेजेस का क्या मतलब हुआ? कह रहा व्हेन टू पार्टीज अंडरगो एनी साइंड कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई दो पार्टीज किसी साइन कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, बोथ एग्री टू परफॉर्म सर्टेन ऑब्लिगेशंस, कुछ ना कुछ दोनों को की तरफ से परफॉर्मेंस करने का ऑब्लिगेशंस लिया जाता है। However, if any parties break the promise bringing the loss to other party, the latter has complete right to file a damage in case of against the former। देखो एक बात, सिंपल सी बात समझ लो भैया, डैमेज के लिए कब अप्लाई करोगे? मान लो तुमने कुछ ऐसा काम सामने वाले को बोला था, दोनों उस समय एग्री हो गए, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जब उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बारी आई, सामने वाला बोला भैया मैं कौन, तू कौन, नहीं पहचानता मैं तेरे को। फिर बोलेगा रुक मैं कॉन्ट्रैक्ट दिखाता तेरे को। जैसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, बोला हाँ याद तो आ गया, बल्कि लेकिन भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैंने बोला केस फाइल करेगा मैं तेरे लिए, मैं केस फाइल करेगा, मैं डैमेजेस क्लेम करेगा, डैमेजेस दे मेरे को। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, तो डैमेजेस कौन कौन से होते हैं, उसके लिए क्या लाइबिलिटी होती है, आइए उसकी बात करते हैं कि देखो डैमेजेस तो मिलेगा, लेकिन क्या क्या लाइबिलिटी है डैमेजेस के लिए। सबसे पहला क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल इंजर्ड पार्टी टू फाइल सूट फॉर डैमेजेस। क्या कह रहा है, इंजर्ड पार्टी को फाइल करना चाहिए सूट फॉर डैमेजेस के लिए, विच आर मॉनेटरी कंपनसेशन अवार्ड टू अ पर्सन। क्या है, पैसे के तौर पर कंपनसेशन आपको मिलेगा, किसके द्वारा, बाय द कोर्ट के द्वारा। Thus the liability for the damages may be classified as under। तो क्या क्या किस किस तरह की भाई साहब डैमेजेस होते हैं, आइए हम उसको डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है ऑर्डिनरी डैमेजेस। अब ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या क्या मतलब तो होता है, बताइएगा सर। नाम से सुन के लग रहा है ऑर्डिनरी है ना, कि मतलब जितना मेरा लॉस हुआ है हमको उतना डैमेजेस मिल गया, बात खत्म। जितना हमको, मान लो कि हम मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया था 1 लाख रुपए का और हमको उसमें 20,000 का लॉस हुआ, तो अगर 20,000 वो लॉस दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी डैमेजेस। देख लो, these damages arises in the ordinary course of events from the breach of the contract। These damages constitute the direct loss suffered by the injured party। जो injured party है उससे जो डायरेक्टली लॉस उसको हुआ है उतना वो कवर कर लिया, खत्म हो गया, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस क्या हुआ, देखिए स्पेशल डैमेजेस कहने का मतलब हुआ कि ऑर्डिनरी डैमेजेस तो मिल रहा है, उसके साथ साथ चूंकि वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के साथ था, स्पेशल चीज था, इसी वजह से उसको अलग से एक डैमेजेस दिया जाएगा ऑर्डिनरी के साथ साथ, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल डैमेजेस। देखो क्या कह रहा है, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्स
a notice of special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for the damages arising naturally and directly from the breach but for special damages। मतलब उसको नॉर्मल डैमेजेस सिर्फ नहीं मिलेगा, उसको स्पेशल डैमेजेस भी मिलेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद है लायबिलिटी टू पे विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। अब देखो ये बात ऐसा है, विंडिक्टिव डैमेजेस होता है ब्रीच टू प्रॉमिस ऑफ मैरी, है ना, प्रॉमिस टू मैरी। किसके लिए? भाई साहब मान लो ए ने बी से वादा किया था कि इस साल 2024 के फरवरी में 14 फेब को हमारी शादी होगी, ठीक है। अब ए को कोई और सी लड़की पसंद आ गई, वो सी के साथ पहले ही शादी कर लिया, तो बी के साथ क्या किया उसने? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो उसके लिए विंडिक्टिव क्या पर डैमेजेस उसको देना पड़ेगा, क्या पर देना पड़ेगा? विंडिक्टिव डैमेजेस। तो जब शादी को तोड़ने की बात होगी तो विंडिक्टिव डैमेजेस याद रखना। और एग्जाम्पलरी डैमेजेस मिलता है जब रॉन्गफुल डिसऑनर कर दिया जाता है किसी बैंकर के द्वारा किसी कस्टमर के चेक को, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा कि मान लो कोई आप बैंक में गए, ठीक है, और आपकी बैंक ने आपके चेक को डिसऑनर कर दिया गलती से या फिर गलत तरीके से डिसऑनर कर दिया, तो वहां पे एग्जाम्पलरी डैमेजेस आपको मिलेगा। शादी के लिए विंडिक्टिव डैमेजेस, और बैंक के द्वारा आपको अगर कोई डिसऑनर हुआ है चेक तो भैया एग्जाम्पलरी डैमेजेस, ये बात ध्यान में रखिएगा। लायबिलिटी टू पे नॉमिनल डैमेजेस। अब नॉमिनल मतलब नाम मात्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? नाम मात्र डैमेजेस। मतलब यहां पे कोई खास लॉस नहीं होता है किसी भी पार्टी को, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बिहाफ पे थोड़ा बहुत एज ए मॉनेटरी टर्म में उसको डैमेजेस दिया जाता है एडिशनल, उसको बोलते हैं क्या? नॉमिनल डैमेजेस। क्या बोलते हैं? नॉमिनल डैमेजेस। तो उसके बाद है डैमेजेस फॉर डिटेरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले। अरे भाई साहब देखो, इसको बोलते हैं आप अपॉर्चुनिटी वाला डैमेजेस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल वाला डैमेजेस। कैसे, क्या मतलब हुआ सर? मान लो मैं घर बनवा रहा था, ठीक है, या फिर एक इंसान था जो घर बनवा रहा था, उसने बोला मेरे 20 तारीख को क्या है ना, मेरा ढलैया है, वो जो ढलाई वाला होता है ना वो है, तुम 100 बोरा सीमेंट भिजवा देना। किसको? बी को। अब बी ए को बोला कि भाई साहब अपना होलसेलर है, बी और ए क्या है? ए होलसेलर, बी रिटेलर, और जो एबीसी जो है वो आदमी है, उसके यहाँ घर बन रहा है। तो ए को जब बी बोला कि तुम 100 बोरा सीमेंट हमको भिजवा देना, हमको किसी कस्टमर को देना है 20 तारीख को, ए उसको क्या बोला? ठीक है भिजवा देंगे। लेकिन जब 20 तारीख की बात आई तो भैया सीमेंट ए उसको नहीं भेज पाया क्योंकि ए के पास भी नहीं था, है ना। तो बी क्या बोला उसको? बोला भाई साहब 100 बोरा सीमेंट हमको बेचना था, तुम तो दिया नहीं, वो कहीं और से ले लिया। अब ए को बोला कि काम करो, तुम 100 बोरा भेज दिया, ठीक है, हम तो बेच नहीं पाए, हमको उसके बिहाफ पर हमको तुम जो लेट से भेज रहा है उसका डैमेजेस भी दो कि तुम लेट से भेजा, तो हम क्या करेंगे? हम उस पर डैमेजेस लेंगे, है ना। तो कोई भी काम जो लेट से पहुंचे, है ना, उसका डैमेजेस क्लेम करना। जैसे परचेजर, सेलर, अगर सेलर से डिले हो गया भेजने में तो उसके बिहाफ पर जो डैमेजेस मिलता है उसको बोलते हैं डैमेजेस फॉर डिटेरियोरेशन ऑफ कॉज्ड बाय डिले, ठीक है जी। चलिए ये हो गया आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कहानी खत्म। क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कहानी खत्म, है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताइए तो। जैसा कि मैंने शॉर्ट में बताया था पहला लेक्चर में कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो रिजेंबल्स करता है, वैसा सोचता है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, ठीक है। इन द केस ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट, बोला क्या? हर कॉन्ट्रैक्ट में द प्रोमिसर वॉलंटरी अंडरटेक्स एन ऑब्लिगेशन इन द फेवर ऑफ द प्रोमिसी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रोमिसर हमेशा क्या कहता है कि भैया, और उनका ड्यूटी होता है कि परफॉर्म करना, है ना, प्रोमिसी के बिहाफ पर। जी सर। सिमिलर ऑब्लिगेशन में बी इम्पोज्ड बाय लॉ अपॉन ए पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर इवन इफ द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहा है कि एक सिमिलर ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी लॉ ने भी इंपोज कर दिया किसी एक पर्सन पे, किसके लिए? बेनिफिट ऑफ अदर, अदर के बेनिफिट के लिए, इवन एब्सेंस, कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है फिर भी। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, सामने वाले को बेनिफिट भी दे रहा है, और लॉ बोल रहा है कि वो काम करना पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं है। कह रहा है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द लॉ प्रिज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहा है, अब देखो ये लॉ बोल दिया कि एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जगह पे भी करना पड़ेगा, और उस सर्कमस्टांस में, उस
सर्टेन सर्टेन चीज में लॉ क्या प्रिज्यूम करता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट है इवन दो नो एग्रीमेंट वाज मेड बिटवीन द पार्टीज, कोई एग्रीमेंट नहीं भी बनाए फिर भी लॉ क्या एज्यूम करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा वाला, कैसा, उसके लिए एग्जांपल दिया गया है, बताता हूं। सच केसेस आर नॉन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सीधे सीधी बात बोलूं तो इट इज ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन टू द अदर पार्टी, है ना, कि भैया फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है जो माइनर है या थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा फिजिकली हैंडीकैप्ड है या पागल है ना, या माइंड से ठीक नहीं है, तो अगर आप उसको नेसेसरीज की सप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप नेसेसरीज की सप्लाई कर रहे हो, खाना पीना दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो लॉ कहता है कि आप उसके बिहाफ पर आप उसको वो काम कर दो और उसके बिहाफ पर आप उससे उसके प्रॉपर्टी से पैसा ले सकते हो, उसके प्रॉपर्टी से आप सारा काम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ नेसेसरीज के लिए। आगे देखेंगे, इसका एग्जांपल है, देखो क्या बोल रहा है, ये देखो कह रहा है क्वासी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन द मैक्सिम्स नो मैन मस्ट ग्रो रीच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस। बोल रहा है कोई भी इंसान अमीर नहीं होना चाहिए दूसरे पर्सन का नुकसान पहुंचाकर। इस प्रिंसिपल पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस्ड है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, तो इसीलिए इसको ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के अंतर्गत रखा गया। देखिए एग्जांपल दिया गया है, कह रहा पी सप्लाई मिल्क टू हिज कस्टमर आर, आर को वो मिल्क देता है, हु रिसीव्स एंड कंज्यूम इट, बस बोल रहा है भाई साहब पी जो है वो मिल्क किसको देता है, आर को, और वो पीता है और आराम से मस्त रहता है। अब आर इज बाउंड टू पे द प्राइस, आर की क्या ड्यूटी है कि भाई उसको आप दूध दे रहा, पी ले रहा, काम बन गया, नहीं, पैसा देना पड़ेगा, आर इज बाउंड टू पे द प्राइस। सो आर एक्सेप्टेंस ऑफ द मिल्क कॉन्स्टिट्यूट एन इंप्लाइड प्रॉमिस टू पे। तो जैसे ही पी गया, पी दूध दे दिया, आर उसको रिसीव कर ले, इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इंप्लाइड प्रॉमिस हो गया कि भैया तुम हमको दूध दे रहे हो, हम तुमको पैसा देंगे। तो इसी को बोला गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है दीज रिलेशन आर कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ठीक है। इन इंडिया इट्स आल्सो कॉल्ड द सर्टेन रिलेशनशिप रिजेंबलिंग दोज कॉन्ट्रैक्ट बाय क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब आइए टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, देखिए अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द रिलेशनशिप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी हैव कम एग्जिस्ट इन 5 डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। देखो 5 अलग अलग डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है जिसकी चर्चा हमें आगे करनी है, और ये 5 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैसे माने गए हैं। सबसे पहला जो माना गया है, कह रहा है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो भैया जब कोई इंसान क्लेम कर रहा है नेसेसरी जो सप्लाई किया, नेसेसरी मतलब रोटी कपड़ा, है ना, खाना दूध मिल्क, ये सब जो प्रोवाइड किया, जो इंसान इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने में, उसको अगर वो प्रोवाइड किया है तो उसके नेसेसरीज के लिए वो क्लेम कर सकता है। ये कहां मेंशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 68 में ये मेंशन है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ नेसेसरीज आर सप्लाइड टू अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। बोल रहा है अगर कोई नेसेसरी सप्लाई किया गया है जो इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने में, एग्जांपल माइनर हो गया या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया, दोनों में से कोई भी हो गया, द सप्लायर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम देयर प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन। बात समझ में आया कि भैया सप्लायर जो है उसके प्रॉपर्टी से प्राइस को क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कह रहा है ए बोर्ड अकॉर्डिंगली मान लेते हैं इफ ए सप्लाई बी टू, इफ ए सप्लाई टू बी, ए सप्लाई करता है बी को जो एक लुनाटिक बहरा है, नेसेसरीज सुटेड टू बी स्टेटस इन लाइफ, ए वुड बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द प्राइस फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है ना, एकदम बेसिक सा चीज है कि रोटी कपड़ा मकान अगर तुम ऐसे इंसान को दियो जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है तो उसके प्रॉपर्टी से तुम अपना रिकवर कर सकते हो। दैट्स इट, एकदम एक लाइन में। दूसरा है, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, दूसरा कह रहा है राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। ये भी बात ध्यान से समझो, इसको भी मैं समझाता हूं। एक बात बताना, कह रहा है कि अगर किसी अनदर पर्सन के बिहाफ पर आप पैसे दिए हो तो आपको राइट है कि उसका पैसा जब वो आ जाए तो उससे आप वापस ले लें। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा पड़ोसी और मैं बगल में रहता था, ठीक है जी। अब मेरा पड़ोसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल से मुझे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों जब देने आए इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला, दोनों दे दिया हमको बिल, है ना, ये भी दे दिया और अभी दे दिया। तो मैंने अपने मेरा पड़ोसी को फोन किया, भाई कहाँ है भैया आप, तो हमको फोन किया पड़ोसी वाला कि भैया मेरा भी बिजली बिल है, आप दे दीजिएगा। मैंने क्या किया, मैं भी सीधा साधा आदमी दे दिया बिजली बिल,
ठीक है, उसका बिजली बिल उसको मिल गया, ठीक है, बिजली बिल अपना लेके चला गया, पैसा चला गया। अब वो 1 हफ्ते बाद आया, मैं उसके घर गया, बोला बोले भाई साहब बिजली बिल आपका दिया था मैंने इतना रुपया, वो मेरे को दे दो। वो मेरा पड़ोसी बोल रहा है कौन बिजली बिल, किसका बिजली बिल, मैं तो नहीं जानता आपको, कौन हो आप। फिर मैं बोला मैं इधर इधर कॉन्ट्रैक्ट बोला था ना, मेरे को लॉ ने बोल रखा है कि अगर आपका पैसा मैं दिया हूं, ये देखो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका पैसा पेड है, ये रिसिप्ट है, अगर इसका पैसा मैंने पे किया है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है, लॉ कह रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन, अगर अनदर पर्सन को आपने क्या किया है, पैसा पे किया है, तो जब वो आए आप उससे रिकवर कर सकते हो। ये दूसरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। क्या मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल देने का वहां कोई मन था, बिल्कुल नहीं था। क्या मेरा वो ये था, नहीं था, लेकिन ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन बोला, अगर वो सामने वाला बोला तो बोला ठीक है चलो दे देते हैं, है ना, इस बिहाफ पर। देखो क्या कह रहा है आगे, सेक्शन आपका सेक्शन 70 और तीसरा नंबर, 2 ऑप्शन हो गए। एक वाला मैंने क्या बताया, ये कहां गया, नेसेसरीज वाला, और दूसरा क्या बताया कि किसी का पैसा अगर आपने दिया तो आपको वहां से पैसा लेने का अधिकार भी है जब वो आ जाएगा। तीसरा, ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। देखो ये बात क्या है, सेक्शन 70 क्या कहता है, ध्यान से देखो। अब एक बात ध्यान से समझना, मान लो कि मैं एक होलसेलर दुकानदार, ठीक है जी, मैंने क्या किया, मैंने एक इंसान था उसके यहां सामान भेजा रिटेलर को, ठीक है। अब ए वहां नहीं था, वहां था बी, वो भी मेरा कस्टमर एक टाइम का, ठीक है। बी वो सामान रख लिया, मैंने बोला वो रख लिया, ठीक है। अब बी जब सामान रख लिया तो उसका क्या राइट है कि भाई जब आएगा ये तो ए को दे देंगे, नहीं, ठीक है, यही पर्पस मेनली बनता है जी सर। लेकिन बी निकल गया तेज, उसने क्या किया, उसने उस सामान को यूज कर लिया। क्या किया, उसने उस सामान को यूज कर लिया। अब उसने उस सामान को यूज कर लिया, जब ये वहां पे गया पहुंचा तो ये जब सामान उससे मान रहा, बोल रहा भाई मैं तो यूज कर लिया। तो लॉ कहता है सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि भाई ठीक है, अगर तुमने उसका सामान यूज किया तो उसके बिहाफ में उसका पैसा भी पे कर दो। अगर तुमने कोई सर्विसेज ली है या फिर उसके किसी भी बेनिफिट्स को एंजॉय किया है तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। ये सेक्शन 70 में कहा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा जी सर। क्या कह रहा है देखिए, अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट बी हाउस बाय मिस्टेक एगो ट्रेडमैन जो था ए के जगह बी के पे रख दिया, बी उसको क्या किया, ट्रीट कर लिया, गुड्स इज ऑन, अपना गुड्स मान लिया, है ना। he is bound to पे फॉर देम। अब एक को क्या करना पड़ेगा, पैसा पर। इसका एग्जांपल भेज दूं, पिज्जा वाला। अब समझ लो मेरे फ्लोर और ऊपर वाले फ्लोर में पिज्जा डिलीवरी आने वाला, मेरा पिज्जा था, नीचे वाला ले लिया। अब नीचे वाला जब ले लिया और पेमेंट क्या हुआ तो फिर क्या, पिज्जा जब वो खा लिया तो भाई पिज्जा का पैसा वो देके हमको देगा ना जी, बिल्कुल। तो वही बात है इसमें, और कोई बात नहीं है। चलिए उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फाइंडर गुड्स। अब ये देखो अंडर सेक्शन 71 क्या कहता है, सेक्शन 71 कहता है कि भैया अगर आपने किसी गुड्स को फाइंड किया है या अगर आपको कोई गुड्स मिला है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस जगह उस गुड्स को पहुंचा दें। इसको बोलते हैं सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 71। आइए ठीक है, इसका एग्जांपल दूं, दे दीजिए सर इसका भी। मान लो मैं और मेरा फ्रेंड जा रहा था ट्रेन से, और ट्रेन में जा रहे थे तो हम लोग को एक पर्स मिला और वो घर कहाँ था, वो मान लो मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर था, ठीक है। 100 किलोमीटर दूर था, पर्स में पैसा वैसे थे, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे थे। तो मैंने ईमानदार आदमी था, मैंने सोचा जाओ चलता हूँ, जाके पहुँचा देता हूँ, ठीक है। क्या मुझे मेरा कुछ लगता उसमें, चाहता तो कहीं और भी पड़े फेंक देता, कुछ भी कर सकता था, लेकिन लॉ कहता है नहीं, अगर आपको ऐसा कोई गुड्स मिला है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके उसको पहुंचाइए। और ये सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है। क्या है, मेंशन है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 5वां नंबर में क्या होता है, देखिए ये चार आपके क्राइटेरिया मिल गए, 4 अलग अलग। कौन कौन सा, पहला ये देखो नेसेसरीज क्लेम किया है ना, ये बात ध्यान रखना, तो आपको पैसा मिल सकता है। अगर आपने किसी दूसरे इंसान को पैसा दे दिया किसके बिहाफ पर, तो भी आप पैसा रिकवर कर सकते हो। अगर आपने किसी दूसरे का सामान अपना समझ के उसका बेनिफिट उठा लिया तो उसके बिहाफ पर भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा।
अगर कोई फाइंडर गुड्स मिला है आपको तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको पहुंचाना पड़ेगा। ये 4 हुआ। एक और है लायबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कुर्सियन। तो बोल रहा है भाई साहब सेक्शन 72 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर ए पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड, जिसको मनी पेड किया गया है, एनीथिंग डिलीवर्ड या कुछ डिलीवर्ड किया गया है बाय मिस्टेक या अंडर कुर्सियन, मस्ट रिपे और रिटर्न इट। भाई साहब सीधा सीधी बात है कि किसी ने किसी को जबरदस्ती कोई पैसा किसी से ले लिया हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। जबरदस्ती मतलब बंदूक दिखा के, है ना, या फिर किसी गलती से भी चला गया है तो पे भी उसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। जैसे देखो एग्जांपल क्या दिया गया है, ए एंड बी ज्वाइंटली ओ 100 टू सी, ए और बी दोनों क्या हुआ, पैसा लिया 100 रुपया सी से, ए अलोन पे द अमाउंट टू सी, ए अकेले पे कर दिया 100 रुपया सी को, है ना। तो एंड बी नॉट नोइंग दिस फैक्ट, और बी इस बात को नहीं जान रहा था और पेज 100 रुपीज ओवर द अगेन टू सी, ठीक है, सी को 100 रुपये फिर पे कर दिया, तो सी इज बाउंड टू रीपे द अमाउंट टू बी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है ध्यान से समझिए कि ए बी दो इंसान थे, 100 रुपया लिया सी से, अब ए ने बी को कुछ बोने बिना 100 रुपया जाके दे दिया किसको, सी को, और फिर बी भी आया और बी भी जाके पैसा दे दिया सी को, तब भैया ए को तो 200 रुपया मिल गया, है ना। तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया 100 रुपया उसको वापस कर दे किसको, बी को, क्योंकि ऑलरेडी वो ए से ले चुका है। बात ध्यान में समझ में आई जी सर। तो ये 5 चीजें जो थी वो मेंशन है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इट रिजेंबल्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज नॉट एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।